हेलो एवरीवन, ये आपका पार्ट 2 है। आपके अध्याय 11 जो अध्याय आपने कल देखा था, 39-40 क्वेश्चंस देखा था, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, उसका बचा हुआ जो पार्ट है उसको देखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न सभी हैं और इसके बाद आपका एक और अध्याय बचता है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमने सोचा है कि जो शॉर्ट नोट्स आपको एक दिन मैंने दिखाया था उसको 10-10 मिनट का वो क्लास होगा, क्योंकि अब आपके पास 1 महीने का समय बचा है और इस बीच 2-4 प्रैक्टिस सेट भी देख लेंगे, पेपर 1 पेपर 2 का। तो जो कल तक हमने देखा था, ये प्रश्न था आपका कि गांधी महाराज की जय का नारा किसने दिया था? तो चाय बागानों के मज़दूर ने दिया था, क्योंकि चाय बागान के जो मज़दूर थे उन्होंने अपनी तनख्वाह में इजाफे के लिए, बरकत के लिए, तनख्वाह बढ़ाने के लिए उन्होंने ये मांग शुरू की थी और उन्होंने अंग्रेज़ी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी थी। उनका ये कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं और उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। लोगों को गांधी जी के अंदर एक भगवान दिखाई देता था, गांधी जी को एक तरह का मसीहा लोग मानने लगे थे और उनको ऐसा लगता था कि गांधी जी ही हैं जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं। तो अगला प्रश्न जो आपका है ये आपके लिए है। कल मैंने कई प्रश्न आपसे पूछा था जिसमें कि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, जिसमें सुधीर कुमार सिंह तो मेरे सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं और भी कई सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। और ये जो प्रश्न आपका है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था, इसका जवाब आप दीजिएगा। और अगला प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। अगर आपको डेट पता है तो इसको भी मेंशन कर लीजिएगा और मुझे इसका जवाब दीजिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 20 के दशक के मध्य में 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। एक आरएसएस की स्थापना हुई थी, दूसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। इसीलिए आपको ये दोनों प्रश्न जो है ध्यान में रखने हैं। तो अभी जो जिस प्रश्न को मैंने रिपीट किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? 20 के दशक के मध्य में। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? 20 के दशक के आखिर में। ये पूर्ण स्वराज का जब प्रस्ताव पारित हो गया और कांग्रेस ने ये प्रस्ताव जो है 20 के दशक के आखिर में किया, तब फिर इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद ही जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। इसको यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिएगा। 1929 में ये जो है प्रस्ताव पारित हुआ था और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और यही प्रस्ताव पारित होने के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो कब मनाया गया था ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले जो स्वतंत्रता दिवस है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। और स्टेट में आपने इतिहास में इसको डिटेल में पढ़ा है, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है। तो पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर पूरे देश में कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? इस प्रश्न का भी उत्तर आप दीजिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, HSRA की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने। ये प्रश्न पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है। और HSRA का अर्थ क्या होता है? तो यह है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना भगत सिंह ने अपने जो क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी साथी थे उनके साथ मिलकर इन्होंने किया था। और अमीर वर्गों से लड़ने के लिए इन्होंने इसमें मजदूर, किसान सभी को शामिल किया था। और फिर HSRA की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में की गई थी 1928 ईस्वी में। और भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में बम कब फेंका गया था? तो यहाँ तो आपका आंसर है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी एक बात है कि आखिर भगत सिंह ने बम क्यों फेंका था? तो आपको जिस प्रकार पता है कि जो HSRS के जो सदस्य थे, जब लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया था और इस लाठीचार्ज का बदला लेने के लिए जो है आपका HSRA के सदस्य ने पुलिस पर हमला करके एक सांस नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी। और इस लाठीचार्ज के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद भगत सिंह ने अपने राष्ट्रवादी साथी BK दत्त के साथ मिलकर उन्होंने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधान परिषद पर बम फेंका था। और बम फेंकने का उनका ये कारण था, उनका ये कहना था कि बहरों को बम फेंकना उनका किसी का जान लेने का उनका मकसद नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। उनका ये मानना था कि जो बहरे हैं, जो हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, उनके लिए मैंने ये बम फेंका है। विदेशी सरकार
जो हम लोगों का, जो भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, उनसे वो विदेशी सरकार को अवगत कराना चाहते थे और इसी आधार पर भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया था और 23 साल की उम्र में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इस क्लास में आपसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। ये प्रश्न है, आपका दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? ये बिल्कुल साधारण प्रश्न है, लेकिन देखना यह है कि आप लोग कितने एक्टिव हैं। अगला प्रश्न आपका है, दांडी तट साबरमती आश्रम से कितना दूर है? क्योंकि साबरमती आश्रम से ही गांधी जी ने ये दांडी तट पर नमक सत्याग्रह यानी नमक कानून को तोड़ने के लिए जो इन्होंने 240 किलोमीटर दूरी की यात्रा तय की थी, तो ये महत्वपूर्ण है। ये 240 किलोमीटर दूर था साबरमती आश्रम से दांडी तट। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने देने के लिए महात्मा गांधी को किसने तैयार किया था? क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार के आंदोलन में महिलाएं शामिल हो, लेकिन सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार किया था। तो यह है महत्वपूर्ण प्रश्न, सरोजिनी नायडू ने किस एक्ट के तहत प्रांतीय स्वायत्तता को प्रावधान किया गया और कब? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रांतीय स्वायत्तता को प्रावधान किया गया और ये 1935 ईस्वी में किया गया। और इसमें अभी आपको समझना है कि प्रांतीय स्वायत्तता क्या है। तो स्वायत्तता आपका स्वतंत्रता हो गया, आपने कई बार पढ़ा है। प्रांतीय आपका जो क्षेत्र है, जो प्रांत है, तो प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब हो गया संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना, कि जो भी संघ के अंदर भी अगर कोई प्रांत है या प्रांत के जो शासक हैं वो हैं, तो वो अपने प्रांत के लिए तुलनात्मक रूप से निर्णय ले सकते हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है। उसके बाद आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में। फिर आपके लिए एक प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सारे इजी प्रश्न हैं लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जरूर आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। आज़ाद सिंह फौज गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इससे जुड़ी हुई जो प्रश्न है, जो बातें हैं, वो महत्वपूर्ण है। इंडियन नेशनल आर्मी है और महत्वपूर्ण बातें ये है कि सबसे छुपते छुपाते सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ये जनवरी 1941 में इन्होंने कलकत्ता छोड़ दिया था और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए थे। वहीं पर इन्होंने इस फौज का गठन किया और भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने 1944 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज को साथ लेकर भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। हालांकि इनका ये अभियान सफल नहीं हुआ और INA ने इनको कैद कर लिया। ये जो आपका है INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया और देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ संघर्ष भी किया, सब कुछ किया, लेकिन इनको कैद कर लिया गया था और इनकी जो ये मंसूबा थी ये सक्सेस नहीं हो पाई। तो ये महत्वपूर्ण है। INA के गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और कब, कहाँ किया था? सिंगापुर में। इससे एक दो क्वेश्चन जो आपका निकल रहा है कि INA का गठन करने के बाद सुभाष चंद्र ने भारत पर कब आक्रमण करने का प्रयास किया था? तो 1944 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर कब गए थे? तो जनवरी 1941 में। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको कि आप रिपीट कर सकते हैं। और रिपीट का मतलब ये हुआ कि हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसको हम लोग सिर्फ पढ़ते हुए, अगर आप लोग कहेंगे तो जितना पढ़ा है उसको रिपीट 1-2 क्लास में हम लोग कर लेंगे, हम लोगों ने जितना पढ़ा है। और फिर आपका है, मुस्लिम लीग ने देश में स्वतंत्र राज्यों की मांग कब की? अब यहाँ से जो आपका टॉपिक है स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, यहीं से ये टॉपिक आ गया। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र में मुस्लिम के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करनी शुरू कर दी और इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था की मांग क्यों की थी, इसको समझना महत्वपूर्ण है। और 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। अब जबकि हमारा देश 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ, तो इसकी खुशी तो हमारे अंदर थी कि हमारा देश जो है विदेशियों से, हमारा देश जो है अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ और इस आज़ादी में कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा का शिकार होना पड़ा, कई तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़ा, करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। और लेकिन जब ये विभाजन हो गया तो विभाजन के बाद भारत का शक्ल सूरत भारत की बदल गई और उनके शहर का भी माहौल बदल गया और हिंदुस्तान पाकिस्तान 2
प्रांतों में ये पूरा भारत बट गया और आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान का भी जन्म हुआ। इस तरह आप ये समझ सकते हैं कि ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का आनंद भी था और ये विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ ये जो स्वतंत्रता है हमारे सामने आई थी। ये तो पुरानी बातें आप लोग सब जानते हैं, सब लोगों ने कई बार पढ़ा है, इसलिए यहाँ पर डिटेल में रुकना सही नहीं है, इसीलिए मैंने इसको सिर्फ लेकर इसको मैं आगे बढ़ गई। और अगला है आपका सामान्य निर्वाचन क्षेत्र क्या है। तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र तो आप लोग समझ ही रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं। तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहाँ किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 सीट मुस्लिम के लिए है, 5 सीट ईसाई के लिए है, 5 सीट हिंदू धर्म वालों के लिए है। जहाँ किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, उसी को हम लोग सामान्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो गफ्फार खान थे। और गफ्फार खान बादशाह खान के नाम से भी प्रसिद्ध थे। ये भी आपने स्टेट के दौरान 9th 10th में पढ़ा है। तो ये जो आपका 11-12 अध्याय है ये 9th 10th से बिल्कुल मिलता जुलता है। और फिर आपका ये आखिरी प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाने का आह्वान किया गया था? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। और क्यों किया गया था? जब मुस्लिम लीग ने अपना एक अलग क्षेत्र की मांग, यानी कि धीरे धीरे तो पाकिस्तान के रूप में मांग शुरू हो गया, जब लीग ने ये मांग शुरू की तो ब्रिटिश सरकार ने 1946 ईस्वी में इस मांग को ध्यानपूर्वक सुना और समझा और उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक का बंदोबस्त सही है, लेकिन भारत को अविभाजित रहा दिया जाए और जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उनको स्वतंत्रता दे दिया जाए और एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में इसको संगठित किया जाए। यही बात जो है, ये बात ना कांग्रेस को पसंद आई ना मुस्लिम लीग को पसंद आई। दोनों ने इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधान थे इस प्रस्ताव में, दोनों ने इस प्रस्ताव के प्रावधान को ठुकरा दिया, यानी दोनों में से कोई भी सहमत नहीं थे। इसीलिए ये देश का विभाजन होना तय हो गया। और जब कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जो जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, उसी में उन्होंने ये आह्वान किया कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाएगा। और इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़के थे जो कई दिनों तक चलते रहे थे और इस दंगे में हजारों लोग मारे गए थे। इसके बाद फिर भारत स्वतंत्र भी हुआ और पाकिस्तान का जन्म भी हुआ। इसी के साथ आपका यह अध्याय समाप्त होता है। आपके अन्यंत्र में अफ्रीका में राष्ट्रवाद है, जो घाना की कहानी है। घाना के बारे में भी आपने विस्तृत रूप से पढ़ा है, तो उसको 1-2 बार देख लीजिएगा। और 2 प्रश्न आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी? और दूसरा प्रश्न है आपका कि पहले विश्व युद्ध में भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े थे? और एक प्रश्न है आपका 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप जवाब दीजिएगा। इसी के साथ आपका ये क्लास कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, पूछे गए प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले चैप्टर को लेकर बने रहिए आप इस चैनल के साथ।